नमस्कार साथियों, सीकर क्लासेज में एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे साथियों, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इतिहास की क्लास चल रही थी। भारतीय इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे थे गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान की, जिसमें हमने मूर्ति कला की बात कर ली, मंदिरों की बात कर ली और साहित्यिक रचनाओं की चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा तक हमने जो प्रमुख जो साहित्य हैं उनके बारे में और कालिदास के साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो गुप्तकालीन साहित्य की जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में। न केवल कालिदास बल्कि शूद्रक, भारवी, आर्यभट्ट जैसे और भी विद्वान थे जिन्होंने अनेक समय पर गुप्त काल के अंदर रचनाएं की। तो उन रचनाओं के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं आज की क्लास में। तो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुप्तकालीन साहित्य की अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना। और मिट्टी का खिलौना यदि टूट जाए तो दुख बहुत होता है। बच्चे जब खेलते हैं और मिट्टी का खिलौना है अगर वो टूट जाता है तो दुख होता है। इसलिए ये जो शूद्रक का जो नाटक है मिट्टी का खिलौना यानी कि मृच्छकटिकम है, वो शूद्रक की रचना है और एक नाटक है। और इसके अंदर मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना टूट जाता है तो दुख होता है। इसलिए ये नाटक जो है वो दुखांत नाटक है। स्पेशली इसको दुखांत नाटक बताया गया है, बाकी में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब गुप्तकालीन जो साहित्य है वो सुखांत है। इसलिए पूछा जा सकता प्रश्न निम्न में से गुप्त काल में रची गई रचनाओं में कौन सा सुखांत है या कौन सा दुखांत है। तो दुखांत कौन सा है ये पूछा जाता है तो मृच्छकटिकम है, वो दुखांत नाटक है। नाटक की प्रकृति कैसी है? दुखांत है। इस नाटक के अंदर चारुदत्त और वसंत सेना यानी कि एक सातवां है ब्राह्मण है चारुदत्त और एक गणिका है वसंत सेना, इन दोनों की जो कहानी है इस मृच्छकटिकम नाटक में उद्धृत की गई यानी कि है, सम्मिलित है। तो एक रचना होगी मृच्छकटिकम, रचना का शूद्रक, चारुदत्त और वसंत सेना की कहानी है। इस नाटक की प्रकृति है वो है दुखांत। दूसरा आता है मुद्रा राक्षस। यहां बात करते हैं विशाखदत्त की। विशाखदत्त ने दो रचना, एक मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम याद रह जाएगा विशाखदत्त की रचना है। यानी कि देवी की मुद्रा विशाल है, विशाल है, देवी की मुद्रा विशाल है। ट्रिक से याद रह जाएगा कैसे कि देवी से देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा से मुद्रा राक्षस, विशाल से विशाखदत्त। तो विशाखदत्त की दो रचनाएं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, दोनों रचनाओं को याद रखना है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है मुद्रा राक्षस किस काल की है तो गुप्त काल की है, किसकी रचना है तो विशाखदत्त की रचना है। अब बात करते हैं पंचतंत्र की। अगली जो रचना है वो पंचतंत्र। पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा की रचना है, विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र में कहानियां हैं और कहानियां भी कैसी, नीति पर कहानियां हैं। पंचतंत्र के अंदर नीति पर कहानियां हैं और इस नीति पर कहानियों को 5 भागों में बांटा गया है। और 5 भाग कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपृक्षाकारित्व। यानी कि मित्र है तो भेद जान के मित्रता करो, जिससे लाभ होगा। अगर लाभ नहीं होता है तो संधि विग्रह कर लो यानी कि मित्रता छोड़ दो, जिसके परिणाम स्वरूप आपको परीक्षा पास हो जाएगी। ठीक है, तो मित्र लाभ, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपृक्षाकारित्व, ये 5 भाग है। ये गहराई में चले जाने पर प्रश्न पूछा जाता है। अन्यथा पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। कितने भाग है? 5 भाग हैं। किस काल की रचना है? गुप्तकालीन साहित्य की रचना है। उसके बाद में आती बात कीर्तार्जुनियम, किरात और अर्जुन, दो की कहानी। ये लिखता है भारवी।
किरातार्जुनीयम है वो भारवी की रचना है। किरात यानी कि शिव, शिव किरात रूप में शिव और अर्जुन के बीच संवाद होता है। यानी कि जब अर्जुन है वो और जो किरात है जो शिव के रूप में आता है, यानी कि शिव जो है वो किरात के रूप में है, तो वो दोनों के बीच में एक संवाद होता है और संवाद में जो दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध में माना जाता है कि अर्जुन है वो एक धुरंधर धनुर्विद्या में प्रवीण होने के बावजूद भी किरात से हार जाता है। और जब हार जाता है तो किरात क्या करता है कि अपने इष्ट को याद करता है और अर्जुन का इष्ट शिव और शिव की आराधना करता है। वहीं पर एक शिवलिंग बनाता है मिट्टी का और शिवलिंग बना करके और उसकी आराधना करता है और किरात से जो युद्ध हो रहा था उसमें विजय की कामना करते हुए जो आराधना करता है और उस आराधना में उसे जैसे ही उसको पुष्प अर्पित करता है, इनकी फूल माला अर्पित करता है, तो जैसे ही उस शिवलिंग में फूल माला अर्पित की गई वैसे ही वो बताया जाता है कि माला है वो सामने किरात के गले में जाके गिरी और तुरंत अर्जुन को एहसास हुआ कि अरे ये तो वास्तव में शिव है और वो दंडवत करने लग गया। इस प्रकार से इसमें किरातार्जुनीयम में भारवी ने शिव यानी कि किरात और अर्जुन के संवाद को बताया है। इसमें 18 सर्ग है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग लिखे, ठीक, 18 सर्गों में। फिर बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की रचना है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त उनकी विजय जो है उनका वर्णन किया गया है। इसको जो लिखा गया चंपू शैली में। चंपू का मतलब गद्दे और पद्दे, गद्दे पद्दे शैली में, गद्दे पद्दे शैली में इसको लिखा गया है जिसमें 8 श्लोक है, जिसमें 8 श्लोक हैं। और याद कैसे हैं कि हरि ने समुद्र पर 8 प्रयोग किए, 8 प्रयोग किए। प्रयोग से प्रयाग प्रशस्ति, 8 से 8 श्लोक हैं, समुद्र से समुद्रगुप्त की विजय और हरि से हरिसेन। याद रह जाएगा ये एक ट्रिक, TRICK ट्रिक है ना। ट्रिक जरूरी नहीं है कि ट्रिक से याद करें, लेकिन कुछ चीजों को समायोजित करने के लिए यानी कि एक दूसरे से लिंकअप करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि ट्रिक अगर याद है, हरि ने समुद्र पर 8 प्रयोग किए यानी कि हरि से हरिसेन, समुद्र से समुद्रगुप्त की विजय, 8 श्लोक है उसके अंदर और प्रयोग से प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन 8 श्लोकों में किया गया। और एक याद रखना कि चंपू विधि, चंपू शैली है। अब बात करते हैं आगे, और आगे अन्य जो रचनाएं हैं उनमें मुख्य के नाम देखना है। न्यायावतार सिद्धसेन की है, न्याय को सिद्ध करना है, न्याय को सिद्ध करना है तो न्यायावतार सिद्धसेन की है। नीतिसार कामंदक की है, नीतिसार किसकी रचना है? कामंदक की रचना है। कामसूत्र है वो वात्स्यायन की है, कामसूत्र रचना है वो वात्स्यायन की है। और होकुकी फाइयान की रचना है, इसको तो फै से फै याद रह जाएगा, फोकौकी फाइयान की रचना है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की रचना है, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं कि आर्यभट्टियम किसकी रचना? आर्यभट्ट की। लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछता आर्यभट्टियम किस काल की रचना है, तो आपको गुप्त काल की रचना याद रखना है। फिर रहता है लघु जातक, बृहद जातक और पंच सिद्धांतिका, ये वराहमिहिर की है। लघु जातक, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की। लघु और बड़ी 5 जातियां बराबर हैं। लघु और बृहद 5 जातियां बराबर हैं। यानी कि बराबर से मतलब वराहमिहिर 5 जातियां, पंच से 5 लघु और बृहद यानी कि लघु जातक और बृहद जातक। लघु और बृहद जातक 5 बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। लघु और बृहद जातक जातियां 5 बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो लघु जातक, बृहद जातक और पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? वराहमिहिर की रचना है। फिर सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की। सांख्यकारिका किसकी रचना है? ईश्वर कृष्ण की।
सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत की रचना, इसमें याद रखने वाले कोई बात नहीं कि सुश्रुत की रचना कौन सी, ऐसा कोई नहीं पूछा जाता, सीधा पूछा जाता सुश्रुत संहिता की रचना किस काल में हुई, तो गुप्त काल के अंदर। उसके बाद में आता महाभाष्य और लघुभाष्य, ये दो रचनाएं हैं, महाभाष्य और लघुभाष्य। ये भास्कर प्रथम की है, भास्कर दो हुए, भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय। प्रथम ने महाभाष्य और लघुभाष्य लिखा, और द्वितीय जो था भास्कर, उसने सिद्धांत शिरोमणि नामक रचना की थी। भास्कर सेकंड ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। उसके बाद में आता है गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह महावीराचार्य। फिर आता है खंडन खंड खाद्य और ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत, ये दो रचनाएं हैं वो ब्रह्मगुप्त की हैं। तो ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत तो ब्रह्मगुप्त की याद रह जाएगी। खंडक खंड खाद्य, अखंड ब्रह्मा का, अखंड ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मांड ने किया, अखंड ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मांड ने किया। इसका मतलब खंडक खंडन खंडक खाद्य किसकी रचना है? ब्रह्मगुप्त की रचना है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं ये गुप्तकालीन साहित्य से रिलेटिव है। गुप्तकालीन साहित्य में कौन कौन सी रचना अन्य हुई है, जिसमें वृक्षकटिका, मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र, कीर्तार्जुनियम, प्रयाग प्रशस्ति, न्यायावतार, नीतिसार, कामसूत्र, फोकी, आर्यभट्टियम, लघु जातक, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, सांख्यकारिका, सुश्रुत संहिता, महाभाष्य, लघुभाष्य, सिद्धांत शिरोमणि, गणित सार संग्रह, खंडन खंड खाद्य और ब्रह्म स्फुटक जैसी रचनाएं इस गुप्त काल के अंदर हुई हैं। तो ये सारी की सारी रचनाएं एक ही स्लाइड के अंदर है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट कर लो। उसके बाद में करते हैं आगे की बातें, यानी कि अब आगे वाला जो टॉपिक है वो आएगा। तो पीछे की स्लाइड में हमने गुप्तकालीन साहित्यिक जो अन्य रचनाएं थी उनके बारे में अध्ययन किया, और अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल के अंदर विज्ञान और गणित के क्षेत्र में क्या प्रगति की थी, यानी कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में गुप्त काल की क्या देन है, भारत को क्या मिला, विश्व को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया गुप्त काल में गणित और विज्ञान की अगर बात करें। देखो, दशमलव और शून्य सिद्धांत, इनका विकास गुप्त काल में हुआ। माना जाता है कि जो दशमलव है या जो शून्य जो है उसका आविष्कार किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया था, उस शून्य की जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी थी, लेकिन उसका एक विस्तार जो है, एक विकास जो है वो गुप्त काल में हुआ। एक बात तो ये कि शून्य और जो दशमलव होता है, शून्य यानी कि जीरो और दशमलव यानी कि पॉइंट, इनका जो विकास जो है वो गुप्त काल की देन है। और बीज गणित, सूर्य सिद्धांत, ये गुप्त काल की देन है। बीज गणित गुप्त काल की देन है, सूर्य सिद्धांत गुप्त काल की देन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर या अपने अक्ष पर घूमती है, ये गुप्त काल की देन है। पाई का मान कितना है, ये गुप्त काल की देन है। तो इस प्रकार से गुप्त काल ने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा कुछ अपने को दिया है, और हम पढ़ते हैं एक एक करके इसको। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने हमें क्या दिया? आर्यभट्ट कौन थे? एक गणितज्ञ थे जिनका जन्म कुसुमपुर पटना में होता है। कहाँ? कुसुमपुर पटना में। पटना यानी कि तत्कालीन समय में ये पाटलिपुत्र होता था, इसलिए ये कंफ्यूजन ना रहे कि कहीं आपने पाटलिपुत्र पढ़ा और मैंने पटना बताया तो कदे ठीक नहीं है। नहीं, पाटलिपुत्र ही वर्तमान पटना है। इन्होंने चंद्र ग्रहण के कारण का ज्ञान बताया कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ये बात आर्यभट्ट ने सबसे पहले हमें बताई। चंद्र ग्रहण का ज्ञान, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये बात भी आर्यभट्ट ने बताई कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है, एक निश्चित जो पॉइंट है उस पर पृथ्वी घूमती है। पाई का मान 3.1416, ये पूछा गया प्रश्न है। पाई का मान 4 अंकों तक क्या था, तो ये 3.1416 मान जो है ये आर्यभट्ट ने दिया था कि पाई का मान, पाई का मतलब ये वाला जिसको 22/7 लिखा करते हैं। पाई का मान 22/7 और 22/7 को 3.1416 बताया किसने? आर्यभट्ट ने। तो पाई का मान आर्यभट्ट के देन। बीज गणित और सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। बीज गणित और सूर्य सिद्धांत है वो आर्यभट्ट की देन है, यानी कि बीज गणित और सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने किया।
फिर आर्यभट्ट ने एक रचना लिखी थी आर्यभट्टियम, जिसके 4 भाग हैं। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम, 4 भाग, 10 गीतिकापाद, गणितपाद, काल विक्रमपाद और गोलापाद। नाम कोई ज्यादा नहीं जरूरी है याद रखने की। कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। इतना अगर याद रह गया तो अच्छी बात है। और यहां देखो क्या क्या दिया, चंद्र ग्रहण का कारण बताया, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ये बताया, पाई का मान 3.1416 है, बीज गणित और सूर्य सिद्धांत दिया। याद क्या रहे? याद कौन रहे? ट्रिक लगाओ। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक को जुगाड़ कर लेंगे। और ट्रिक को जुगाड़ करा जब के करा कि पृथ्वी पर सूर्य व चांद के बीज पाए आर्यभट्ट ने, ये रह गया। यानी कि पृथ्वी पर सूर्य और चांद के बीज पाए आर्यभट्ट ने। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य और चांद का सिद्धांत यानी सूर्य सिद्धांत और चंद्र ग्रहण का ज्ञान करवाया, बीज से बीज गणित और पाए से पाई का मान बताया। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। तो ये एक ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। पृथ्वी पर सूर्य और चांद के बीज पाए आर्यभट्ट ने। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य सिद्धांत दिया, चंद्र ग्रहण का कारण बताया, बीज गणित का प्रतिपादन किया और पाई का मान दिया 3.1416। उसके बारे में बात करते हैं तो अगला है वराहमिहिर। वराहमिहिर है, ये खगोल शास्त्री था। वैसे जन्म की बात नहीं करते, लेकिन मालवा या उज्जैन का जो क्षेत्र है वहां का निवासी था। ये मालवा और उज्जैन के आसपास, यानी कि मालवा या उज्जैन का निवासी माना जाता। निवास कहाँ का था ये नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या था, किसका संबंध था? ये खगोल शास्त्री था, खगोल विज्ञान से संबंधित व्यक्तित्व था। और इन्होंने क्या किया? खगोल विज्ञान से संबंधित यानी कि पिंडों की जानकारी होगी, जो ग्रह उपग्रह उनके बारे में। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पथ में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक निश्चित पथ में, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है एक निश्चित पथ। पथ का मतलब होता है राह, पथ का मतलब होता है राह, और राह से बढ़ जाता है वराह। यानी कि एक पथ यानी कि एक राह की बात किसने की? वराहमिहिर ने। याद रह जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक राह में चक्कर लगाता है, तो पथ से राह, इसका मतलब वराहमिहिर, याद रह जाएगा। फिर इसने अन्य ग्रंथ लिखे, बृहद जातक जो हम पहले पढ़ के आए, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका ये भी पढ़ा, एक बृहद संहिता और योग माया, और इसके अंदर नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे ग्रंथ। अब बात करेंगे अगले वैज्ञानिक की, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त है, ये अपने वाला राजस्थान का था, भीनमाल जालोर का था। ब्रह्मगुप्त का रेजिडेंस निवास या संबंध भीनमाल जालोर से है। इन्होंने ग्रंथ लिखा वेदांग ज्योतिष, ध्यान ग्रह, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ध्यान गर्भ और खंडन खंड खादिक। तो ये 2-3 तो हम ये खंडन खंड खादिक तो पढ़ के आए, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पढ़ लिया, लेकिन एक और याद रखना, वेदांग ज्योतिष, दूसरा ध्यान ग्रह और ध्यान गर्भ, ये याद रखना है। यानी कि ब्रह्मा में ध्यान लगाओ तो ध्यान ग्रह और ध्यान गर्भ दोनों याद रह जाएंगे। किसके? ब्रह्मा ने वेदों में ध्यान लगाया, ऐसे याद रख लो, ब्रह्मा ने वेदों में ध्यान लगाया, तो ब्रह्मगुप्त के 3-4 याद रह जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया, यानी कि पृथ्वी या जो अन्य पिंड है एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है ना, ये किसका है? ब्रह्मगुप्त। देखो, ब्रह्मा अपनी ओर खींचता है, ब्रह्मा अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचना मतलब गुरुत्वाकर्षण हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण का बल किसने दी? सिद्धांत किसका प्रतिपादन किया था? ब्रह्मगुप्त ने। फिर ब्रह्मगुप्त का एक जो ग्रंथ है ब्रह्मस्फुट या ब्रह्मस्फुटक, जो ब्रह्मस्फुट है उसका अरबी में अनुवाद हुआ, और अरबी में अनुवाद करने वाला था ऐसे अरबी ऐसे अल फजारी, ऐसे अरबी ऐसे अल फजारी।
तो ब्रह्म स्फुट का अरबी में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था वो है अल फजारी, और अल फजारी ने अरबी में तो अनुवाद किया, नाम दे दिया सिंध हिंद। तो सीधी सीधी बात है, ब्रह्म स्फुट का सिंध हिंद नाम से अरबी अनुवाद किसने किया? अल फजारी ने। अल फजारी ने ब्रह्म स्फुट का किस भाषा में अनुवाद किया? अरबी में। अरबी में अनुवाद करके क्या नाम दिया? सिंध हिंद। दो तीन तरीके से प्रश्न यहां पर उठा होते हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भास्कर प्रथम की। दो भास्कर में, भास्कर प्रथम और द्वितीय। पहले ने ये लघु भास्कर और महाभास्कर लिखा, साथ ही आर्यभट्ट पर टीका लिखी। और दूसरा जो था भास्कर सेकंड, उसने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी, जो हम पहले पढ़ लिया। और सिद्धांत शिरोमणि के जो 4 भाग है, बीज गणित, लीलावती, ग्रह गणित और गोला, ये 4 भागों में विभक्त थी। उसके बाद हम नागार्जुन को पढ़ते हैं। नागार्जुन एक चिकित्सक या वैज्ञानिक, रसायन और धातु विज्ञान विशेषज्ञ थे। रसायन और धातु विज्ञान का विद्वान था, ये प्रकांड विद्वान था, विशेषज्ञ था। सोना और चांदी और तांबे से जो रासायनिक क्रिया होती थी, उसके रासायनिक प्रयोग से इन्होंने चिकित्सा पद्धति को अपनाया, यानी कि सोना और चांदी और तांबा इनके रासायनिक प्रयोग से चिकित्सा की, यानी कि इलाज किया। सोने, चांदी और तांबे के रासायनिक प्रयोग से चिकित्सा की। और पारा जो होता है ना, पारा एक धातु है, पारे को भस्म में बदला, यानी कि पारे की राख बनाई, भस्म बनाई, और भस्म से क्या किया? चिकित्सा, राख बनाने की विधि, और उससे भी क्या की? चिकित्सा की, इलाज किया। पारे की भस्म से चिकित्सा की। और उसने रचनाएं की, एक तो लौह शास्त्र, क्योंकि धातु वैज्ञानिक है तो लौह शास्त्र, कक्षपटु, रसेंद्र, मंगल, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि आर्यभट्ट गणितज्ञ था, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र, चांद के बीज पाए, याद रह जाएगा ट्रिक से। फिर रह जाएगा वरामियर, वरा का मतलब रा का मतलब पथ, यानी कि एक पथ पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है। और ग्रंथ इसके वृहत जातक, लघु जातक, है ना, पंच सिद्धांतिका, वहेद संहिता, ब्रह्मगुप्त भीमवाल जालोर का था, राजस्थान का एक ही लगता है शायद। और उसके बाद वेदांत ज्योतिषी, ध्यान ग्रह, ध्यान गर्भ, ब्रह्म स्फुट, सिद्धांत, खंडन खंडक खाते, है ना। तो ब्रह्मा से याद रख लेंगे कि ब्रह्मा ने वेदों पर ध्यान दिया, या फिर ब्रह्मा अखंड संसार का जन्मदाता। ठीक है, तो खंडन खंडक याद रखिएगा। फिर गुरुत्वाकर्षण का बल दे दिया, और भास्कर प्रथम द्वितीय रह जाएगा। नागार्जुन ने धातु और रसायन के प्रयोग से चिकित्सा को अपनाया। तो ये सारा का सारा, इसका ले लें स्क्रीनशॉट और करें नोट। हाँ, तो साथियों, पीछे की स्लाइड में हमने गुप्तकालीन गणित और विज्ञान की देन पढ़ी थी। अब एक टॉपिक अपना रह गया था, गुप्तकालीन जो चित्रकला थी उससे संबंधित, वो उसको इसी कक्षा में शामिल कर लेते हैं। तो गुप्तकालीन अगर चित्रकलाओं की बात करें तो उसमें किस प्रकार के चित्र अपने को मिले, तो पहली बात तो देखो, उसमें गुफाओं में चित्र मिले, यानी कि गुहा चित्र अधिक मिले हैं। गुहा चित्र, तो गुहा चित्र मिले हैं, तो गुहा का मतलब गुफा, और गुफाएं कितने प्रकार की होती थी? गुफाएं होती, एक तो चैत्य गुफा होती थी, एक विहार गुफा होती थी, यानी कि 2 तरह की गुफाएं, चैत्य गुफा और विहार गुफा। चैत्य गुफा जो है, चैत्य गुफा का मतलब वहां पर पूजा अर्चना की जाती थी, बैठ करके और ध्यान लगाया जाना, पूजा अर्चना करनी। और जो विहार गुफा जो थी वो एक निवास स्थान होता था, वहां पर रहते थे कौन? जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, ये वहां पर रहते थे। तो ऐसी चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं मिली हैं, जहां से चित्र, जिनकी दीवारों पर भित्ति चित्र, यानी कि ये गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं। तो ऐसे चित्र गुप्त काल में मिले हैं। तो कुछ चित्रों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखें कि अधिकांश जो चित्र है वो तो गुहा चित्र मिले हैं, अधिकांश तो गुफाओं में मिले हैं, जिनमें चैत्य गुहा और विहार गुहाएं दोनों बताई। चैत्य गुहा है वो भक्ति से संबंधित होती है, यानी कि पूजा गृह माना जाता है, पूजा। और विहार गुफा है वो होती है निवास, ये निवास के लिए, ये तो पूजा के लिए, ये निवास के लिए। अब जो प्रमुख जो गुफाएं हैं उनमें 2 तरह की, एक अजंता की और एक बाघ की गुफा। अजंता की गुफा, अजंता महाराष्ट्र में है, तो अजंता की गुफा और बाघ की गुफाएं।
तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से मिली है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से मिली है। लेकिन किसे मिली यानी कि 1819 के अंदर विलियम एरिस्टन और जॉन स्मिथ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इन गुफाओं का पता लगाया, इनकी खोज की। तो अजंता की गुफाओं की खोज किसने की, विलियम एरिस्टन और जॉन स्मिथ, दोनों ने अजंता की गुफाओं का पता लगाया। और ये लगाया कि बाघेरी नदी के पास में, कहां पर, बाघेरी नदी के पास में औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। और अजंता की गुफाएं हैं तो वो कितनी है, कहते हैं कि 29 है। कितनी बताई, 29 गुफा बताई। 29 जो गुफा थी उनमें बताया जाता है कि जो चित्र बने हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र बने हुए हैं, यानी कि इसके अंदर मान के चलते हैं कि जैसे पूजा पाठ से संबंधित है ना, वैराग्य से संबंधित है, ऐसे चित्र इसके अंदर मिलते हैं। तो 29 जो विषय इनका जो गुफाएं हैं उनमें से धार्मिक चित्र मिले, और उनमें से चैत्य गुफा तो 4 है, 4 तो है चैत्य गुफा, यानी कि जहां पर पूजा पाठ आदि होता था। और बाकी जो 25 गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। 4 कौन कौन सी हैं, चैत्य 4, चैत्य 9, 10, 19 और 26, 9, 10, 19 और 26, 10 और 9, 19, ठीक है, और एक 26, तो 10, 9, 19, 26 और 19वीं जो गुफा है वो सबसे बड़ी स्तूप गुहा मानी गई है, सबसे बड़ी स्तूप गुहा है, मानी क्या गई है, ठीक। तो ये तो थी अजंता की गुफा बाघेरी नदी के पास में। अब बात करते हैं बाघ गुफा। बाघ की गुफाएं जो है वो धार जिला मध्य प्रदेश में, धार मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं मिली हैं, और ये बाघिनी नदी के पास मिली है। देखो बाघ बाघिन, तो बाघ बाघिन कहां, धार मध्य प्रदेश में। बाघ बाघिन कहां मिले, धार मध्य प्रदेश के अंदर। तो बाघिनी नदी के किनारे या पास में बाघ की गुफाएं, इनकी खोज करने वाले थे 1818 में डेंजरफील्ड। देखो नाम भी देखो, डेंजर है, बाघ और बाघिन दोनों डेंजर, और खोजने वाला भी डेंजर। तो इसका याद रखिएगा, बाघ की गुफाओं का खोज किसने की, डेंजरफील्ड ने, ठीक है। और वैसे ही 18 में आते आते तो डेंजर हो ही जाता है, ठीक है। कुल गुफाएं कितनी है, 18 का आधा 9, 1818 में खोजी गई, 18 का आधा 9, तो कुल गुफाएं 9, और 9 है। तो विषय क्या है, लौकिक जीवन, लौकिक जीवन इसका विषय, यानी कि लोक या सांसारिक जो जीवन है उसके चित्र यहाँ पर मिलेंगे अपने को। इसमें से 4 और 5 नंबर की जो गुफा है ना वो सुरक्षित है वर्तमान में, वो सुरक्षित है वर्तमान में। और 4 और 5 दोनों जो गुफाएं हैं वो सुरक्षित हैं, और सुरक्षित है तो इन दोनों गुफाओं को मिला करके संयुक्त रूप से इनको रंग महल नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, रंग महल नाम दे दिया गया। बाघ की गुफा नंबर 4 और 5 को संयुक्त नंबर से रंग महल कहा गया है। रंग महल गुफाएं कौन सी हैं, बाघ की गुफा नंबर 4 और 5, ठीक है। खोज डेंजरफील्ड ने, 9 गुफाएं हैं, लौकिक जीवन से संबंधित हैं। तो ये दोनों तरह की गुफाएं पढ़ी हमने। अब अजंता में कुछ गुफाएं ऐसी मिली हैं जहां से गुप्तकालीन चित्र अपने को जो मिले उन चित्रों को नामांकित किया गया। वो चित्र कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अजंता की गुफाएं जहां से जो गुप्तकालीन चित्र मिले, गुफा नंबर 16, 17 और 19, 3 से जो चित्र मिले उनको नाम दे दिया गया। तो गुफा नंबर 16 है, वहां से कौन सा चित्र मिला है, गुफा नंबर 16 से चित्र मिला है 16 मरणासन राजकुमारी। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी है। तो कौमार्य है तो 16 साल है ना, तो मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है। एक इसके अंदर उपदेश सुनते हुए भक्त हैं, उपदेश सुनते हुए भक्त, यानी कि उपदेश सुन रहे हैं भक्त लोग। और बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले चित्र, भगवान बुद्ध जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था तब उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे थे, उन दृश्यों के चित्र इसके अंदर है। जैसे वो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखता है, एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है ना, एक मतलब जो अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही जो शव यात्रा उसको देखता है, और उसके बाद में वो देखता है अंत में एक सन्यासी को जो कि प्रसन्न मुद्रा में था, और उसको देख करके उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है कि तीनों में किसी न किसी प्रकार से परेशानियां हैं, दुख है, चिंता है, और ये सन्यासी जो है इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, प्रसन्न है, इसलिए ये जीवन ठीक है, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया और वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो ऐसे जो चित्र हैं वो गुफा नंबर 16 के अंदर है।
ठीक है। फिर उसके बाद आती है गुफा नंबर 17। 17 के अंदर 17 नंबर गुफा ना उसको चित्रशाला या राशि चक्र कहा जाता है। 17 नंबर की गुफा को चित्रशाला या राशि चक्र, 17 चित्र, 17 चित्र, चित्रशाला, ठीक है। इसमें महासंघ जातक की कथाएं अंकित है, कथाओं के चित्र, कथाओं के चित्र, ठीक है। फिर राहुल का समर्पण, राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल, उसका जो समर्पण है उसका चित्र है। बुद्ध ने गृह त्याग किया उसका चित्र है। और माता व शिशु का चित्र है, माता व शिशु का चित्र। 17 से राहुल का समर्पण, बुद्ध का गृह त्याग, माता और शिशु का चित्र और महासंघ जातक कथाएं जिसको चित्रशाला कहा गया। 17 नंबर गुफा वहां से मिले हैं। और अन्य चित्र मिले, गुफा चित्र मिले, उनमें जो एक पहली गुफा है, पहली गुफा से मिला मार विजय का चित्र, मार विजय, कामदेव, कामदेव पर विजय का चित्र है। मार का मतलब कामदेव, कामदेव पर विजय का चित्र इसमें मिला है। पुलकेशन द्वितीय जो था उसने फारसी दूतों का स्वागत किया था, उस स्वागत का चित्रण भी पहली गुफा में मिला है। सांडों की लड़ाई, तो वो ऐसे ही मनोरंजन होता था। अब तो मोबाइल में चलो गेम खेल लेते हैं, कुछ यूट्यूब चला लेते हैं या कुछ अन्य गतिविधियां देख लेते हैं, मनोरंजन हो जाता है। लेकिन उस समय तो यही सांडों की लड़ाई एक मनोरंजन का मुख्य साधन था, इसलिए सांडों की लड़ाई के चित्र उन गुफाओं में मिले। दूसरी गुफा है उसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ नहीं था, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध के जन्म का दृश्य उस चित्रों में दिखाया गया है। और एक माया का स्वप्न, ठीक है। 9वीं गुफा जो है उसमें पुजारियों का समूह है, वो स्तूप की ओर जा रहा है, जो धर्म स्तूप होता है, स्तूप होता है, उसकी तरफ पुजारियों का एक समूह है जा रहा है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। और एक चित्र है जहां पर स्त्री है वो बैठी हुई है, बैठी हुई स्त्री का चित्र उसमें दिखाया गया है। तो ये सारे के सारे जो चित्र हैं वो गुप्तकालीन चित्रकला से संबंधित हैं। और कुछ चीजें जो और इस गुप्त काल से संबंधित रहेगी वो कौन सी थी कि आयुर्वेद त्रयी किसे कहा जाता है, जो अन्य बातों में अपन शामिल कर लेते हैं, किसमें, अन्य बातों में। तो गुप्त काल के बारे में जो साहित्य, कला, विज्ञान के बारे में हमने चर्चा की, उनके अलावा हम कुछ चीजें और देखते हैं, और वो कौन सी है, आयुर्वेद त्रयी, अन्य तथ्य, अन्य तथ्य की अगर बात करें तो वो है आयुर्वेद त्रयी, आयुर्वेद त्रयी, आयुर्वेद त्रयी कौन थे, यानी कि 3 आयुर्वेदाचार्य थे। 3 आयुर्वेदाचार्य कौन थे, एक तो था चरक, एक तो था चरक, दूसरा था सुश्रुत, और सुश्रुत जो सुश्रुत संहिता लिखी, चरक संहिता चरक ने लिखी थी, और एक वाग्भट, ठीक है। ये गया तो लिख देते हैं वाग्भट। ये 3 आयुर्वेद त्रयी के रूप में जाने जाते हैं गुप्त काल में। और उसके बाद में एक चीज आती है षड दर्शन की। षड दर्शन जो है, 6 दर्शन जो है वो किसकी देन है, गुप्त काल की देन है। तो षड दर्शन जो है वो कौन कौन से थे, देखो नंबर 1 सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन एक। नंबर 2 जो है उसका हो जाता है अपना न्याय दर्शन, सांख्य न्याय दर्शन। उसके बाद नंबर 3 है वो आ जाता है योग दर्शन, योग दर्शन। और नंबर 4 जो है वो आ जाता है अपना वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। और नंबर 5 में आ जाता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और नंबर 6 में आ जाता है उत्तर मीमांसा, नंबर 6 में आ जाता है उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन है जो गुप्त काल की देन है। और एक चीज इसके अंदर है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके नवरत्नों की, नवरत्न
इनकी बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, जो 9 इनके दरबारी जो थे, वो कौन कौन थे? उनमें एक कालिदास, धनवंतरी, वरामियर, है ना, वररुचि, और क्या नाम उसका, अमर सिंह, शंकु, है ना, बेताल भट्ट, ये वाले जो थे इसके 9 जो रत्न जो थे उनकी बात करते हैं। अब एक छोटी सी अगर बात इसके अंदर लिखे तो मैं आपको 9 रत्नों की एक ट्रिक बता देता हूं, जो मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में डाली थी। और वो ट्रिक है कि काली अंबे, अब अंबे को मैं पूरा लिख रहा हूं, आधा मैं नहीं लिख रहा। काली अंबे की शंका से, काली अंबे की शंका से धन पल में या पल को लिखो क्षण में बराबर, मैं बराबर लिख रहा हूं, बराबर नहीं, बराबर घटे। ठीक है। अब देखो, का से कालिदास, का से कालिदास, काली में ली बड़ी नहीं लिखी, मैंने छोटी लिखी है ताकि कालिदास बने। ए मैं से अमर सिंह, अमर सिंह, बे से बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, शंका से शंकु, शंकु, धन से धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है, और क्षण से क्षपणक, क्षपणक, वरा से वरामिहर, वरामिहर, और वर से वररुचि, वर से वररुचि, और घटा से घटकरपर, घटकरपर। ये हो गए अपने 9 नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ये नवरत्न है। 1 कालिदास, 2 अमर सिंह, 3 बेताल भट्ट, 4 शंकु, 5 धनवंतरी, 6 क्षपणक, 7 वरामियर, 8 वररुचि और 9 घटपर। अब ये थे अपने सारे के सारे गुप्तकालीन कला, साहित्य, विज्ञान, चित्रकला और उनके से संबंधित अन्य तथ्य। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर करना। अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट, अगर अच्छी नहीं लगी है, कोई कमी रही है तो वो जरूर आप कमेंट में लिख के बताना कि कैसी रही क्लास। तो आज इसी के साथ जय हिंद।